अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान में ज़ियारत के मुकाम पर और कायद आज़म की रेजिडेंसी के सामने एक इवेंट से खिताब किया और उसमें उन्होंने आज जो सबसे दिलचस्प बात की, उन्होंने ये कहा कि मुझे अपोजिशन पर तरस आ रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बहुत मुश्किल में है और उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि अब उनको नज़र आ रहा है अपोजिशन को कि हुकूमत जो अपने आदाद शुमार अब इस वक्त सामने लेकर आ रही है, ख़ासतौर पर मईशत के हवाले से, वो उनको अपोजिशन को परेशान कर रही है। कोविड के मामले में जिस तरह की सक्सेस पाकिस्तान ने देखी, दुनिया ने इसको सराहा, दुनिया ने माना कि कोविड को टैकल करने में पाकिस्तान ने बहुत जो है ज़बरदस्त काम किया और कुछ अल्लाह की मेहरबानी भी पाकिस्तान पर रही जिसको हम बहैसियत मुसलमान किसी भी तरह डिनाई नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर देखा जब वैक्सीनेशन का मामला शुरू हुआ तो रोज़ाना हमारे दोस्त मुल्क चीन से वैक्सीनेशन आ रही थी और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो है वो तकरीबन 1 लाख पाक वैक के नाम से वैक्सीनेशन चाइना की मदद से शुरू की है, जो 1 लाख वैक्सीनेशन यौमिया तैयार करेगी और ये एक बहुत बड़ा मार्का होगा कि पाकिस्तान बाय द एंड ऑफ 2021 के 2021 के आखिर तक उनकी कोशिश ये है कि कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 40% जो है वो आबादी को, यानी कि 70 करोड़ आबादी को वैक्सीनेशन हो जाए। तो ये एक बड़ा है। इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब अपोजिशन के शायद दांत खट्टे हो रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि और एक बात और उन्होंने इस मुकाम की सिग्निफिकेंस ज़हन में रखी है और एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि अब जो हम कर रहे हैं इसके बाद जो अगले 5 साल में तो मुल्क की तरक्की ही तरक्की है और जो अगली हुकूमत आएगी उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान और ऊपर जाएगा। इशारतन उन्होंने कहा कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंस बात है, इस पर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर यह पूछना ज़रूरी होगा कि वज़ीर आज़म को अपोजिशन पर तरस क्यों आ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हमें बार बार पीडीएम में क्यों बुलाया जा रहा है भाई, हमारे लाइन पर तो आप लोग चले नहीं। आप लोगों ने ना तो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में लेकर आए, ना आप नेशनल असेंबली में लेकर आने के लिए तैयार हुए और बजट के हवाले से जो हमारी अब स्ट्रेटेजी है उस पर भी बात हम देखेंगे कि ऑपोजिशन क्या करती है। रेस्ट ऑफ द पीडीएम तो हमें क्यों बुलाया जा रहा है भाई, हम अपना काम खुद से तसल्ली से कर रहे हैं और हमें तंग ना करें और हम सही ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। और इसका फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि पीपीपी के दोस्त जो हैं किसी दोस्त गलती से जो है वो गाड़ी से उतर गए हैं। किस गाड़ी से उतर गए हैं? पीडीएम की ट्रेन जो थी, पीडीएम की जो गाड़ी थी उससे वो उतर गए हैं। हमने तनकीद इन पर नहीं की और मतलब उनकी ख्वाहिश यही है कि जी वापस आ जाएं। लेकिन पिछली दफ़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जी माफ़ीनामा तक बात चली गई थी कि पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगे, तो फिर बात करेंगे। नाज़रीन, एक चीज़ और जल्दी से बताता चलूँ कि मुल्क में बहुत शोर है कि मुर्गी बहुत महंगी हो गई है, अंडा बहुत महंगा हो गया और इसकी वजह से शायद बहुत दीगर सारी चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई हैं। आज एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सर्च ऑपरेशन किया है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का और उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। तो अब पता लगेगा कि मार्च 2020 यानी कि पिछले साल मार्च से मई 2021 तक ये मुर्गी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा क्यों हो रहा है। तो वो इसमें ये बताते हैं कि जो रिकॉर्ड उन्होंने इंपाउंड किया है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके कर्ता धर्ता कौन थे। उन्होंने कहा कि जी जो हमने रिकॉर्ड पकड़ा है उसमें से पॉसिबली हमें यह पता लगेगा कि प्रूफ और एविडेंस शायद हमें मिलेगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस क्या हैं, यानी कि मोनोपोली किसने बनाई हुई है, कंपटीशन क्यों नहीं है, और जिसमें प्राइस फिक्सिंग ऑफ द डे ओल्ड चिक्स, ब्रॉयलर चिकन और एग्स। और फिर उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड हमने इंपाउंड किया है वो शायद हमें एविडेंस ऑफ प्रूफ ये भी दे दे कि ये जो एसोसिएशन है ये रीसेंट जो प्राइस हाइक है इसमें इनका
क्या किरदार है, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरदौस शमीम नकवी साहब ने कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली में सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी। और कुछ देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। प्रोड्यूसर साहब, प्राइम मिनिस्टर की ज़ियारत में जो बात की वो ज़रा हमें आप सुनवा दें तो मैं फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं। हसन मुर्तज़ा साहब, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि और जो अगली हमारी हुकूमत आएगी उसमें हमारा मुल्क और तेज़ी से ऊपर जाएगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और उन्होंने कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि अपोजिशन बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है और कभी कभार मुझे उन पर तरस भी आता है। क्या कहते हैं? अब चीज़ें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, जो हमारे मुआशी इशारे हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, साहब जी जी बहुत शुक्रिया जमीर हैदर साहब, आपने इंट्रो में भी काफी कुछ कह लिया और काफी सवालात के जवाबात भी आपने खुद ही दे दिए। और जिस तरह के वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि मुझे तरस आता है अपोजिशन पर और आने वाली जो मेरी हुकूमत होगी तो ये उनका ख्याल है। किसी की सोच पर भी पाबंदी नहीं हो सकती, किसी के कहने पे भी कोई पाबंदी नहीं हो सकती। और जो हम देख रहे हैं, सारी कौम देख रही है कि जो हालात हैं इस वक्त महंगाई के, बेरोजगारी के, लाकानूनियत के, ये सारी चीजें कौम के सामने है, आप लोगों के सामने है। और उस पर वजीर आजम साहब का ये कहना कि आने वाले 5 साल जब हम हुकूमत करेंगे तो इनका रिजल्ट तो मेरे ख्याल में ये ज़िमनी इंतखाबात में सामने आ चुका है कि जो इनकी आने वाली हुकूमत में या आने वाले इलेक्शन में जो हाल होगा वो इन ज़िमनी इलेक्शंस में बिल्कुल सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। इनकी अपनी छोड़ी हुई सीटें जो हैं उन पे 6वें नंबर पर आ रहे हैं, तो इससे ये तो बखूबी अंदाज़ा हो गया है। और जहाँ तक मुआशत का ताल्लुक है कि वो बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और वो सारे जो इशारे हैं वो बड़े पॉजिटिव है। वो भी आपके सामने है कि लोग जो है वो रोटी से तंग है, लोग इलाज से तंग है। स्कूलों का आप हाल देख लें तो रहम आता है इस कौम पर कि क्या होने जा रहा है इसके साथ। ये सारी चीजें होते हुए भी अगर इमरान खान साहब मुतमिन है तो शायद नकवी साहब के पास कोई फार्मूला हो इसको वजाहत करने का कि किस चीज पे वो मुतमिन है। और अपोजिशन की कारकर्दगी पर उन्हें मेरा नहीं ख्याल तरस आना चाहिए। अगर तो वो समझते हैं कि अपोजिशन चोर है और वो डाकू है तो डाकुओं और चोरों पे तो तरस नहीं किया जाता। ये सारी चीजें तो अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि जो भी अंदर से खोखला होता है, कमजोर होता है, उस आदमी की ये सोच होती है कि वो लोगों के सामने पोज करता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ और मैं बड़ा मुतमिन हूँ और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है ये हकायक से हट के बयान की जा रही हैं। सही। और शायद वजीर आजम साहब को पता नहीं है कि उनको आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। ये बहुत बड़ी बात कर दी जी। फरदौस भाई क्या कहते हैं? वो तो ऑपोजिशन का ख्याल है कि आप लोगों को तो उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे, और दूसरा इशारियों के हवाले से वो कहते हैं कि जी शायद बहुत ज़्यादा मैनेज किए जा रहे हैं, और ये ऑपोजिशन का जनरल ख्याल है। लेकिन ज़्यादातर जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, मुआशी जो माहिरीन हैं, उनका ख्याल है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब का ख्याल है कि जी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये किस किस्म के इंडिकेटर्स हैं कि पॉजिटिव हो रहे हैं, जहाँ पे आवाम जो है अभी तक उसी तरह उनकी हालात वैसे ही ख़राब हैं। पहले अगर आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की तारीख पे बड़ी अच्छी नजर रखते होंगे, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस जमाने में हुई और कितनी हुई, बता सकते हैं आप? या मैं आपकी कुछ जी आप हमारी रहनुमाई करें जी। याददाश्त को नहीं आप हमारी रहनुमाई करें।
ये जो है, और ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो उसके असरात होते हैं, और बड़े संगीन असरात होते हैं। इतने संगीन असरात होते हैं कि वो जमात जिसकी हुकूमत में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुई वो सुकड़ के रह गई। और सुकड़ के कहाँ रह गई? पूरी पाकिस्तान की जमात से वो जो है अंदरूनी सिंध की जमात हो गई। पाकिस्तान की 2000 से लेके 2021 तक जिस जमाने में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुई, जो 20.69% है, वो 2008 में थी। और पूरे 2008 से लेके 2013 तक डबल डिजिट में रही, सिंगल डिजिट कभी नहीं। अगर गलत कह रहा हूं हसन भाई, जो कहेंगे चोर की सजा में मान जाऊंगा, वरना हजरत गूगल आपको खोल के दिखा देता हूं, आप भी उसको करके अपने अवाम को दिखा दीजिए। ये मैं कैमरे के सामने कर रहा हूं, गूगल पे डालिए इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान फ्रॉम इंसेप्शन 1947 से लेके 2021 का डेटा है। तो महंगाई है, और महंगाई बुरी चीज है, और महंगाई के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो जंग लड़ने में नाकाम रहे। हमने 11% पहले साल थी, और इस साल इंशाल्लाह सिंगल डिजिट में लाएंगे, और अगले साल इसको और कम के 7 पे लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुल्क में तरक्की देने के लिए 5 से 6% इन्फ्लेशन होगी, इससे कि हमारे यहाँ मसाइल हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज आती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। भाई ठीक है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन हम चला रहे हैं, वो कहती है हमारी प्रोडक्शन 37% बढ़ गई। वो जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है वो कहता है हमारी 141% बढ़ गई सॉफ्टवेयर, वहां भी पीटीआई बैठी हुई है। एप्पल इश्तेहार दे रही है बड़े बड़े कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, वजीर आजम शुक्रिया, वो भी हम कह रहे हैं। फार्मर का जो है वो भी हमने 20,000 जो है मेट्रिक टन जो है वो पंजाब में अकेला गंदम पैदा कर दी, जो रिकॉर्ड है 20,000 मिलियन टन। वो भी फार्मर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी पीटीआई है। जब सब पीटीआई है तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें इनके हाल के ऊपर अफसोस होता है। और वो जो दूसरी बात आपने कही ना कि रेल से उतर गया, असल में पीपल्स पार्टी सही कहती है, पीडीएम की ट्रेन ही डीरेल हो गई है, तो कौन डीरेल? उस पे नकवी साहब आगे बात करेंगे, लेकिन जो हसन मुर्जा साहब ने एक बात की वो बड़ी अहम थी कि जो प्राइम मिनिस्टर हम पर तरस खा रहे हैं उनको शायद अपने अगले इंतखाबात के लिए कैंडिडेट भी ना मिलेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना, इनके पास तजर्बा है कि 21% जब इन्फ्लेशन होती है तो सुकड़ जाते हैं, और हम कहते हैं सही कह रहे हैं, हम 21% नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, तो हमें कैंडिडेट भी मिलेंगे और हम फैलेंगे भी, ठीक है ना। 21% का इनको तजर्बा है कि इनके दौर में 21% इन्फ्लेशन हुई थी। हम इंशाल्लाह जब तक 2023 आएगा हम इस महंगाई के जिन को भी इंशाल्लाह काबू में ले आएंगे, और ये खतरनाक चीज है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हदफ को नहीं हासिल करेगी तो हमें मुश्किलात होंगी, हमें इसका कॉग्निसेंस लेते हैं। हम कब कह रहे हैं कि महंगाई अगर होगी तो गरीब आवाम, लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, हम गरीब आवाम के लिए एक सोशल नेट भी दे रहे हैं। हमने क्या किया, हमने उसको कह दिया कि अब तुम्हें अपने घर इलाज के लिए कोई पैसे नहीं खर्च करना पड़ेगा, जो है वफाक खर्च करेगा, स्टेट खर्च करेगा। बिल्कुल, और इस दफा कहा जा रहा है कि 900 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पीएसडीपी के लिए एलोकेट करेंगे, और जिसकी वजह से कहा है कि तमाम मुआशी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि जब आप पीएसडीपी में इतने बड़ी रकम एलोकेट करते हैं तो उसका एक तो ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इस्तेमाल भी हो, और जब वो इस्तेमाल होगी तो इसका मतलब है कि मईशत का पहिया चलेगा, क्योंकि बहुत सारी सनतें जो हैं वो इस डेवलपमेंट सेक्टर की वजह से चलती हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, और हमें ब्रेक में ज्वाइन कर लिया है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, सॉरी ब्रेक पे तो हम जा रहे हैं लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आप स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको आप लोगों पे बहुत तरस आता है, इस पे ज़रा कमेंट कर दें फिर आगे, क्योंकि आप पहले सेगमेंट में नहीं थे, वैसे तो मैं जवाब ले चुका हूँ। जी जी, देखें जो कॉन्फिडेंस होता है ना दुनिया में, वो नॉर्मली दो चीज़ों से आता है, एक नॉलेज है और दूसरा इग्नोरेंस है या जहालत आप कह सकते हैं।
इमरान खान साहब के केस में 3 चीज़ें हैं। पहली, नॉलेज या इंटेलेक्ट तो आपको पता है, मुझे ही पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, वो माइनस में ही है। सही है ना। जो उनका काम है, जो किताब लिख चुके हैं वो इन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया और किताबें पढ़ते भी हैं। जो इनका देखें 7 बजे के बाद तो उनका दिमाग चलता ही नहीं है, ये तो कंफर्म बात है। नहीं मैं वैसे देखें, एक जो चीज़ सारे पाकिस्तान को मालूम है, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप उसको डिनाई, सीनियर पॉलिटिशियन और अपर हाउस का मेंबर ऐसे बात करे तो आई वुड से मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं ये कह देता हूँ कि जो है वो इंटेलेक्चुअल मैदान में वो माइनस में, ये तो चले मैं कह सकता हूँ ना। और उसके बहुत सारी वजूहत है। दूसरा रह गया जो है वो इग्नोरेंस जो है उससे आ सकता है। और तीसरा जो है, यहाँ उन्होंने कोई अक्स देखा है किसी प्याले में जिससे उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि वो 2023 में वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो उसका मुझे नहीं मालूम। लेकिन वैसे हालात जो मुल्क के हैं और जो लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ, फिरदौस भाई आते हैं खुदकुशियाँ, बिल्कुल फिरदौस भाई लेते हैं, बिल्कुल लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने पिछले 3 साल में। अब उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त है, तो फिर देखें जहालत का तो कोई इस दुनिया में इलाज किसी के पास भी नहीं है। आप कोई इक्वेशन नहीं बना सकते जिससे आप कहें कि जी बड़ा ज़बरदस्त। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रूफ लेके आ सकती है कि ये सही नहीं है, गलत नहीं है? मैं बता, देखें ये कहते थे कि इनको ख़राब मुल्क मिला, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद थी, उसका जनाजा निकल गया। वो 5.8% GDP ग्रोथ रेट थी। आज ये कह रहे हैं कि 3.9 जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो जिसको थोड़ी बहुत के ज़मानों में अभी मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF और कोविड से ज़्यादा खतरनाक वॉर ऑन टेरर थी। रोज़ाना धमाके होते थे पाकिस्तान में, बिजली नहीं थी। ये तो भूल गए वो टाइम। इनको मालूम ही नहीं है कि बुरी हुकूमत होती क्या है। इनको 5.8% GDP ग्रोथ मिली, इनको स्टेबल मुल्क मिला, इनको $18 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिले, इनको एक CPEC की पूरी एग्जीक्यूशन होते हुए मिली, जिसके आज कभी कभार जाकर हमारी तख्तियों के ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाते हैं। ये प्रोजेक्ट ना होते तो इनको तो -10% पे चली आती मुल्क की इकॉनमी। तो और मैं नहीं ये कह रहा, एक बात उन्होंने जो की, अगर उन्होंने कहा कि अगर उनकी भी ये सोच होती कि लंदन में अपने बड़े बड़े महलात खरीदूंगा, तो वो कहते हैं कि कौम तरक्की नहीं करती, ऐसा नहीं होता। नहीं देखे ना, आप लोगों ने मतलब किसके नहीं? इमरान खान साहब अलीमा बाजी के नहीं है, नहीं अलीमा बाजी के, आप बता दें। उनकी न्यूयॉर्क में और लंदन में नहीं, जिसके ऊपर उन्होंने एनआरओ लिया साकिब निसार से। पॉलिटिक्स में कहां नहीं, वो तो फ्रंट मैन तो नहीं होता ना, फ्रंट मैन पॉलिटिक्स में तो नहीं होगा ना, वो तो साइड पे होगा, वो मालचाल बनाएगा, साइड बनाता रहेगा। और मुझे आप एक बात बताएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है कि 117वें नंबर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई है, ये 124वें नंबर पे ले गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो हम नहीं चलाते ना, करप्शन इंडेक्स के अंदर इस मुल्क में करप्शन बड़ी है। देखें इमरान खान साहब का सिर्फ ये फ़र्क है, जो अगर आप करप्शन करो, आप उनको अपना पूरा हिस्सा दो, नहीं दोगे तो नौकरी जाएगी, जैसे आमिर कहनी की गई। अच्छा, अगर पकड़े गए सुन लें, तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे तुम जानो और स्कैंडल जाने, मुझे ना कुछ। मैं अगले टॉपिक पे चलते हैं ना। बिल्कुल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कि जवाब दे दूं। बिल्कुल जी मैं आपके पास भी आऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये सुन लें जरा, हसन मिर्जा भाई आप भी जरा ये सुन लें। बिलावल भुट्टो साहब ने आज कुछ बात की PDM के हवाले। फिरदौस भाई आप अपना जवाब उसी में भी दे दीजिएगा, ये जरा सुन लें ताकि मैं पहले हसन मिर्जा साहब से कमेंट ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी हसन मिर्जा साहब इस पर जरा कमेंट कर दें। वो कहते हैं कि हमें क्यों बार बार पूछा जाता है कि हम वापस कब आएंगे PDM में। और आपको एक चीज और ऐड कर दूं, एक और चीज छोटी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की टोन चेंज हुई थी। उन्होंने कहा कि मतलब दोस्त गलती कर गए, गाड़ी से उतर गए। आप लोगों को मुखातिब किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमने तो कोई तनकीद नहीं की। अब आपके सामने है, कुछ आपको सुनवा चुके हैं हम पहले भी, क्या कहते रहे? जमीर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जो चेयरमैन बिलावल आज कह रहे हैं, ये पहले दिन से हमारा यही बयान है। हमने PDM बनाई, हमने APC की, हमने उसे होस्ट किया, हमने PDM की बुनियाद रखी, और जिन शराइत पर रखी गई वो सारी तहरीर की शक्ल में मौजूद है। हम आज भी कहते हैं कि उन पे अमल दरामद अगर हो तो PTI की हुकूमत नहीं ठहर सकती। लेकिन ये मैं यहाँ बड़ी माजरत के साथ सेनेटर साहब से कहूंगा कि उनकी जमात ने बिल्कुल उससे इनहराफ करके, उससे पीछे हटकर इस हुकूमत को मौका दिया कि वो अपना टाइम पूरा कर सके।
अगर देखा जाए तो कैसे मुमकिन है कि आप पहले इस्तीफे दो, उसके बाद हम करेंगे नो कॉन्फिडेंस? भाई हमने आपसे कहा कि हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी छोटी ईद के बाद हसन मुर्जा साहब आपने कुछ हमें कहा था, छोटी ईद के बाद बुज़दार साहब को के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे पीपल्स पार्टी। सर, छोटी ईद के बाद क्या आपने नहीं देखा आज पंजाब के अंदर 50 आदमी पीटीआई के उन्हें छोड़ चुके हैं, 30-35 लोग जो है वो साथ खड़े हैं जहांगीर तरीन के, 15 आदमियों का हम ख्याल ग्रुप जो है वो अलहदा बैठा हुआ है। क्या मैंने गलत कहा था? मैं तो आज भी कह रहा हूं कि ये तैयारी करें तो सुबह जा सकते हैं, लेकिन उनका एजेंडा ये नहीं है। पीएमएलएन ये नहीं चाहती कि इनको भेजा जाए, उनको रिलीफ ही इस सूरत में दिए गए हैं कि आपने ये हुकूमत का टाइम पूरा करना है। ये किस तरह मुमकिन है कि जमानतें भी होती जा रही हैं, मियां साहब बाहर भी बैठे हुए हैं, सारा कुछ चल रहा है। हसन भाई क्विकली, हसन भाई क्विकली एक इसी नुक्ते पे एक बात का और जवाब दे दें क्विकली कि आपने कहा कि मुफाहमत हो रही है और जिसकी वजह से पीएमएलएन ने टाइम दे रही है जी, तो फिर तो हम हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मरियम साहिबा कहती है नहीं सिर्फ मुजाहमत की पॉलिसी लेकर चलेंगे और मुजाहमत जो है पावर टॉक्स टू पावर और उसके बाद फिर मुफाहमत की बात आएगी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं पहले से मुफाहमत करनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है क्विकली, ताकि फिर मैं फिरदौस साहब की तरफ जाऊं। मैं अर्ज कर रहा हूं जी कि मुफाहमत की सियासत कौन करना चाहता है? हम तो कहते हैं कि मज़ामत की सियासत हो, लेकिन मज़ामत तो करें ना। मज़ामत तो करते नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि इस्तीफे दे दो। क्या इस्तीफे देने का नाम मज़ामत है? इस्तीफे तो उस सूरत में देंगे जब हमारी जद्दोजहद में किसी जगह जरूरत महसूस हो, जब हुकूमत इस्तीफों के बगैर ना जाती हो। आज तो हमारे पास है, हमने हुकूमत को शिकस्त दी है ज़िमनी इंतखाबात में, सही हमने हुकूमत को शिकस्त दी है सेनेट के अंदर, हुकूमत को मजबूर किया है कि वो कॉन्फिडेंस का वोट ले। हमारे पास अभी कई ऑप्शन मौजूद है। आ गया पॉइंट आपका, आ गया बिल्कुल। मैं फिरदौस भाई ये जरा इस पे क्विकली कमेंट कर दें, और जो आप शायद सेनेटर साहब को कोई जवाब देना भी चाह रहे थे। देखिए, जमहूरियत के अंदर जो कुछ पॉसिबल है वो ये कर सकते हैं, और वो उनका है, गैर जमहूरी तरीके नहीं अपनाए। अच्छा, जबान पे अपनी कायल रहना चाहिए। माजी में जो कुछ इन्हीं ने पीएमएलएन के लिए कहा और जो पीएमएल ने इनके लिए कहा, वो एक दफा भूल गए। ठीक है, ये इनकी मर्जी है, दोनों जमातें मिसाक जमहूरियत भी बना लिया। उसके बाद मरी एकॉर्ड भी हुआ, मरी एकॉर्ड की जो धज्जियां उड़ी वो भी हमने देखी। हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ जिसमें आरिफ अलवी साहब कामयाब हुए, उस वक्त भी ये इन्होंने कहा था हम मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। आखिर में क्या हुआ? और अभी भी जो कुछ इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें किस किस तरीके से इन दोनों जमातों ने उनको ऑनर किया, वो म्यूजिक करने की जरूरत नहीं है, इनके आपस के मामले। लेकिन कौम के सामने ये तमाशा खुल चुका है, और हमारे के ऊपर चैलेंज हुआ कि हमने सेनेट के अंदर, जो कि हम क्या सेनेट के इलेक्शन के दौरान फेडरेशन की 2 सीटें थी, एक हम जीते औरतों की, एक हारे। उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हुकूमत जो है उसने जो है लूज कर दिया कॉन्फिडेंस हाउस का। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके इनको साबित कर दिया कि 2 वोट बढ़ गए, और स्पीकर का वोट डलवाया नहीं था। अगर स्पीकर का वोट डलवा देते तो वो एक और हो जाता। सही, ठीक है। और फैसल वादा साहब क्योंकि सेनेटर के बन चुके थे, रिजाइन कर, अगर वो रिजाइन नहीं करते तो उस दिन उनका भी वोट होता तो 4 वोट ज्यादा हो गए थे। जो है ये है तारीख। अब मैं क्या बात करूं, वो जो अमेरिका के सदर के सामने पर्ची लेके बैठता था, जिसकी याददाश्त का हाल ये, अभी ये जो हमारे सेनेटर साहब है ना, ये सारे गुण गा रहे थे। वो कहते हैं इंटेलिजेंसिया नहीं है या जहालत होती है, इन लोग होती है। जिक्र ये कर रहे थे परफॉर्मेंस की। मैं तो समझता हूं कि सबसे ज्यादा कामयाबी का जो मेयार है वो परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस को बिल्कुल भूल गए। वो इनकी जहालत का इजहार है। इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं देखती। मेरी इंटेलिजेंस कुछ भी हो, मैं समझता हूँ शेख आबिद साहब बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे, एजुकेशन नहीं थे,
जबरदस्त तरीके से वो रियल एस्टेट का काम करते थे, सब कुछ करते थे। और ऐसे और बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा सकते। खुद नवाज शरीफ के अब्बाजान जो थे वो कोई पीएचडी नहीं करके आए थे। ये जो बटाला इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी जो नेशनलाइज करती थी हसन मुर्तजा साहब के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, वो भी जो है कोई ये नहीं थे। हमारी तारीख में तो बेतहाशा लोग और बाकी भी दुनिया में वो लोग मिलते हैं जिनके पास कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, वो विजडम होती है उनके पास, और वो परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त अफगान साहब, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम होगी, एक सबक रख लीजिए कि जब भी आपको किसी चीज का मेजर करना हो, सक्सेस एंड फेलियर, द बेस्ट मेजरमेंट इज परफॉर्मेंस। और जिसका शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, एज अ क्रिकेटर ही इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज बीइंग अ वेरी गुड परफॉर्मर। और ये परफॉर्मेंस विदाउट क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं आती। एज फार एज वेलफेयर इज कंसर्न, ही हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड दुनिया के। एक मुफ्त का कैंसर अस्पताल बना के कर दिया। और इस वक्त भी जो गवर्नमेंट की, अब मैं आपके $21 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था या नहीं था? अगर आप नहीं एग्री करें, डिनाई कर दीजिए। बिल्कुल 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 फिरदौस भाई, मुझे अभी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, वेरी वैलिड पॉइंट। इस पे मुझे कहा जा रहा है कि वक्त हुआ एक ब्रेक का। फनानुल्लाह साहब, बिल्कुल मौका मिलेगा, ब्रेक के बाद आप बात करेंगे। एक चीज जो बात की, आई वाज विटनेस ओवल ऑफिस में मियां नवाज शरीफ साहब जब पर्चियां लेके बैठे हुए थे माजरत से, और हमने ये भी देखा, मतलब थोड़ा सा देखा और सुना ज्यादा, पढ़ा ज्यादा, कि भुट्टो वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन उन्होंने भी शायद बहुत गलतियां की। मजीद बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद, और उस पर भी बात करेंगे कि पोल्ट्री प्राइसेस में हो क्या रहा है। ब्रेक के वेलकम बैक जी। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कहिएगा। और दूसरा ये कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेड की है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। और एक ज़माना था कि हम सुनते थे कि मुर्गी हो, अंडा हो, चूज़ा हो, उसका रेट हमजा निकालते हैं। और अभी भी कहा यह जाता है कि ये जो कीमतें कम नहीं हो रही, शायद उनके पीछे अभी भी यही कार्टेल है। अब मुझे नहीं मालूम कि हमजा शहबाज साहब इस कार्टेल में कितना एक्टिव है कि नहीं। आप अपनी बात भी कर लें जो आप जवाब देना चाह रहे थे। फिरदौस, जवाब ये है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब कार्टेल ने कुछ नहीं किया, तब 200 रुपये किलो थी, 150 रुपये थी। अब जब वो जेल में थे 20 महीने, तो उन्होंने जेल से बैठ के कीमतें ऊपर ले आई। तो अगर कोई ये समझता है तो इसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। चीजें अभी तो कंपटीशन कमीशन ने रेड की है ना, अभी रिकॉर्ड निकाला है। चलें, वो आप जो मर्जी कहता रहे, मैं आपको जो बता रहा हूँ हकीकत है। जवाब आ गया। मेरे पीपल पार्टी वाले भाई ने कहा कि जी हमने जो है वो सारा पीडीएम वाला मामला किया, बाप पार्टी से वोट हमने नहीं लिया। बाप पार्टी से जिस दिन इन्होंने वोट लिया था उस दिन अलायंस टूट गया था। फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले पे आज मुस्तफा कह रहे हैं कि नवाज खोकर गलती की, गाड़ी से उतर के वापस मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कहा और रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, जो दोनों इनके सेनेटर हैं, कि हमें ये वाला काम नहीं करना चाहिए था। लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले के ऊपर एएनपी, पीके मैप, सारी जमातों को पता है कि मुआहिदा ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पीएमएलएन का होगा। हमने नहीं किया। फिर मोमेंटम बिल्ड करने में हमारा भी पूरा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि हमारे ज़्यादा वोट थे। फिर बात की कि रिलीफ मिला। देखिए रिलीफ जो है ना, अगर रिलीफ वाली बात होगी तो सिंध गवर्नमेंट कोई नहीं चाहता कि जाए। आप रिलीफ की बात कर रहे हैं तो फिर ये, और दूसरी बात ये है जो कि समझनी है कि अगर हमें रिलीफ मिला तो हमारी क़यादत ने 48 महीने जेल में काटे हैं। आपकी क़यादत ने 9 महीने नहीं काटे टोटल। मैं जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा और बिलावल की बात कर रहा हूँ, और जो हमारी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब और हमजा शहबाज की बात कर रहा हूँ। तो अगर रिलीफ हमारा ज़्यादा रगड़ा लगा। आप कह रहे हैं कि जी खुर्शीद शाह है तो ख्वाजा आसिफ साहब है। अब आगे मेरे भाई जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने बड़ी लंबी बात की, लेकिन मैं मुख्तसर 2-3 जुमले। इन्होंने पर्ची की बात की। देखें, अच्छा होता जापान जर्मनी का बॉर्डर ना मिलता, अच्छा होता टेररिज्म की बात ना होती। फिर इन्होंने परफॉर्मेंस की बात की, क्या 3.9 बेहतर है या 5.8 बेहतर है? सच बोले ना। फिर इन्होंने कहा कि जी क्रिकेटर जो है वो बड़ा जबरदस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिकली बहुत अच्छे होंगे, मेंटली की बात हो रही है, बात मेंटल है। चलें बिल्कुल। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आपका टेक सीसीपी पे भी है, जो आज उन्होंने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पर भी रेड मारी है, इस पर भी कमेंट कर दें कि वजह वो जानना चाह रहे हैं कि ये कार्टलाइजेशन करके महंगाई कर रहा है मुर्गी, अंडा और चूजे की कीमत। मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं जी, ये पीएमएलएन से वो बड़ा कह रहे हैं बड़ी जेल काटी है, तो जेल काटी है वो भी हमें पता है। इनके हाथों सजाए मौत भी हम ही होते रहे हैं, और 11-11 साल आसिफ अली जरदारी जेल भी काटते रहे हैं। फरियाल तालपुर साहिबा नहीं है,
बीबी शहीद भी अंदर रही हैं, जेलें इन्होंने तो देखी ही कोई नहीं है, जद्दे में जाके सांस लिया था। आज कौन सा दुनिया में कैदी है जो पाकिस्तान में सजा याफ्ता है और लंदन में बैठ के इलाज करवा रहा है? जब हकीकत सामने आएगी ना तो सबकी आंखें खुल जाएगी। पिछले और 15 बाप महीने, बाप के 15 वोटों साल का में कोई जेल नारा नहीं गया लगाने आपका। वाले Please. अपने बाप महफूज नहीं किया, कि सही। हम अपना बाप सारे बचाने अयाशी के कर रहे चक्कर में नहीं है। बिल्कुल। आप बचाने मौलाना साहब ने कहा था कि दोस्त आपने गलती कर वोट गए, दिया गाड़ी उनसे। से उतर गए। आपने गलती की, गाड़ी से उतर के पीडीएम की गाड़ी ख्याल से। है आपको वोट नहीं लेना नहीं, चाहिए। मेरा ख्याल पीडीएम की गाड़ी के आप ड्राइवर कब से बन गए? ये पीडीएम आपने एक अलायंस को तोड़ दिया, एक आपने सिलेक्टेड को मौका दे दिया कि वो अपना टाइम पूरा करे। आप मौका आपने तोड़ा उसके भी मेरे मालिक बने चलें, हुए हैं। मतलब आप अपना बाप बचाएं, बाप के आप वोटों बाप को पार्टी से गिनने आपने की वोट आपको लिया भाई, जरूरत नहीं है। वो बाप जिसने पार्टी से वोट वोट दिए हैं ना, बिल्कुल। भी हसन अंदाजा मुर्जा है। साहब, क्विकली ये जो अंडा मुर्गी चीनी पे, सॉरी अंडा मुर्गी चूजे पे जो रेड हो रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? एक जमाने में तो हमजा शहबाज मतलब मशहूर था, मतलब मुझे मुबीना तौर पर कहा जाता था कि रोजाना का रेट। आज भी उन्हीं का राज है मुर्गी अंडे पर। ये कोई आज नए नहीं आ गया कि चंद दिनों में कोई नए मुर्गी के डीलर आ गए हैं। आज भी जिम्मेदार जो है वो पीएमएलएन है। आज भी पीएमएलएन के पास वो सारा कुछ जो मुर्गी का कंट्रोल है उन्हीं के पास है, और इंशाल्लाह ताला वो भी साबित हो जाएगा। ये दोनों जो है कि एक ही सिक्के के दो रुख है। वो हिस्सा ना मिलने पे नाराज हो जाते हैं और ये हिस्सा बांटने पे नाराज हो जाते हैं। चलें, दोनों ही मैं आप- फरदौस भाई से और कमेंट आप हिस्सा खाने मैं पे नाराज फरदौस रहते भाई हैं। से कमेंट ले लूं। फरदौस भाई, ये इसमें से कुछ निकलेगा? क्योंकि इनकी बड़ी वजह ये है रेड करने की पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पे कि तायुन किया जाए कि कीमतें एकदम मार्च 2020 से मई 2021 में जो है वो कहते हैं 110% ऊपर चली गई मुर्गी की कीमत, और उनका ख्याल है कि कार्टलाइजेशन जो है, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? इस कार्टल के पीछे जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो हैं वो इस वक्त कार्टलाइजेशन से इफेक्ट हुई है। सीमेंट हो या शुगर हो, स्टील हो या मुर्गी अंडे हो। आम इंसान को ये पता है कि सीमेंट की कीमत जो है वो एक है फैक्ट्रियों की, एक फैक्ट्री बढ़ाती है तो दूसरी बढ़ा देती है। यही स्टील के अंदर है। और मुर्गी की भी सूरत हाल ये है कि जो मेजर प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, उनका शेयर वेरी नहीं करता। तारीख के हिसाब से देख रहे हैं, जो 38% पे खड़ा है वो 38% पे खड़ा है, वो 45 नहीं होता, वो 25 नहीं होता। इसके माने कार्टलाइजेशन है, और कार्टलाइजेशन जो है वो हमेशा अवाम के खिलाफ होती है। और अगर पोल्ट्री एसोसिएशन के इस रिकॉर्ड से पता चलता है तो मैं समझता हूँ हमजा शहबाज साहब या जो हजरात भी इसमें गिल्टी हैं उन सबको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और आखिर में मैं अपने भाई को ये कहना चाहता हूँ, अगर इतने संगल के छिड़के थे तो ना आबिद शेर अली साहब नजर आने चाहिए थे, ना हुसैन और हसन नजर आने चाहिए थे, ना शहबाज शरीफ साहब के बच्चे नजर आने चाहिए थे। उनको इधर ही आके जो है खत्म हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, सैयद हसन मुर्जा साहब और फरदौस शमीम नकवी साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह जवाब आपसे ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।